तो पहला लिमिटेशन डायमेंशन का है बच्चों कि जैसे तुमने फॉर्मूला डिराइव किया तो उसमें 3 वेरिएबल लिए थे एक्स वाई जेड, 4 वेरिएबल रहेगा तो नहीं बनेगा। ध्यान सुनो, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या? द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या द फॉर्मूला कंटेनिंग more than 3 variables cannot be derived by using dimension। ऐसा फॉर्मूला जिसमें बच्चों 3 से ज्यादा वेरिएबल है। अभी थोड़ी देर पहले आप थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख रहे थे, Q इक्वल टू के इंटू ए इंटू θ2 माइनस θ1 इंटू टी अपॉन क्या था? अपॉन क्या था बच्चों, जल्दी बताओ। हैं? अपॉन में क्या था? डी था। ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते हो। बताओ क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज इस फॉर्मूले में बच्चों आप देखो कितने वेरिएबल है। ओ गॉड, बहुत सारा है। तो 3 वेरिएबल क्यों हम तुमको बता रहे हैं? क्योंकि एक वेरिएबल m होता है, एक वेरिएबल l होता है, एक वेरिएबल t। 3 इक्वेशन बनेगा, 3 वेरिएबल बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। 4 वेरिएबल का इक्वेशन ही नहीं बनेगा आपसे। दूसरा प्रॉब्लम ध्यान देंगे। दूसरा प्रॉब्लम, द फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हो, या उस फॉर्मूले में लॉगरिथम हो, या उस फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल हो। और एक्सपोनेंशियल यानी पावर, दैट कैन नॉट बी derived by using डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन की मदद से आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंटली याद रखो। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जिसमें tan थीटा हो। क्यों? क्योंकि ये लोग डायमेंशन लेस होते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब लोग डायमेंशन लेस होते हैं। जब डायमेंशन ही नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो था कि नहीं था? वो था कि नहीं था? ठीक है, अगला ध्यान सुनो। अगला सुनो, वी कैन नॉट determine the value of constant। सभी लोग ध्यान दें, we cannot determine the value of constant using dimension। डायमेंशन की मदद से आप k नहीं निकाल सकते हो। अगला सुनो, we cannot derive formula of physical quantity which have dimensional variable। ध्यान सुनना, डायमेंशनल वेरिएबल देखो इधर, जैसे f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर g एक कांस्टेंट है बट इट हैज डायमेंशन। तो ऐसा फॉर्मूला आप डायमेंशन से नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशन में जो कांस्टेंट आता था उसका तो हम मान लेते थे कि वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन से जो भी फॉर्मूले निकाले गए हैं उसमें कांस्टेंट को क्या मान लिया गया था? डायमेंशन लेस। तो यहाँ तो डायमेंशन लेस है ही नहीं कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है कि वह फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो जिसमें कांस्टेंट के पास डायमेंशन हो, वो फॉर्मूला नहीं निकालेंगे। ठीक है, इतना लिमिटेशन काफी आई हो। अब हम लोग बच्चों कुछ चीजें रिपीट करेंगे जो कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर याद है? सिग्निफिकेंट फिगर चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग लिखते हैं। अगला पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट फिगर का हम डेफिनेशन बताए होंगे कि ऑल सिग्निफिकेंट फिगर दो चीजों को शामिल करता है, एक सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट। समझना ये क्या है भाई? तो जब आप कोई चीज नापते हो तो कुछ वैल्यू फिक्स रहता है, ये पक्का आ रहा होगा, और लास्ट वाला डिजिट पक्का नहीं होता। जैसे हम इस पेन का रॉड लंबाई नापे, तो इस पेन का लंबाई अगर तुमने मेरे को बताया 12.5, ये लास्ट वाला पक्का नहीं है, क्योंकि हम जब गलती भी तो कर सकते हैं नापने में, बट हम ज्यादा ये नहीं कि 12 की जगह हम 10 होगा, हम इतना बड़ा तो गलती नहीं किए होंगे स्केल से नापेंगे। तो हम नापते हैं तो पॉइंट में मिस्टेक होता है, तो ये लास्ट वाला डिजिट अलग होता है। तो हमने क्या करना है, जो डिजिट पक्का मालूम है, सर्टेन यानी पक्का, जो डिजिट पक्का मालूम है वो प्लस जो डिजिट पक्का नहीं मालूम है, जो डाउटफुल है, उसको मिला करके सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। आपको पढ़ा दिया गया है द डिजिट विच आर रिलायबली नोन ड्यूरिंग मेजरमेंट प्लस द डिजिट विच आर अनसर्टेन। ये लिखा होगा डेफिनेशन, ठीक है, आप लिख सकते हो द डिजिट विच आर सर्टेन एंड प्लस द डिजिट विच आर अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान देंगे, शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं बिकॉज हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं सिग्निफिकेंट के रूल्स क्या होते हैं। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर SF। पहला, ऑल नॉन जीरोस, ध्यान देंगे, ऑल नॉन जीरोस, जितने भी नॉन जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं SF। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 सब सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो समझता है ना, 1 2 3 डॉट 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 9 तक, इनको तो सिग्निफिकेंट मानेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जीरोस में ही है, प्रॉब्लम जीरोस बच्चों तीन प्रकार का होता है। जीरोस तीन प्रकार का होता है, एक होता है लीडिंग, एक होता है ट्रैप्ड, और एक होता है ट्रेलिंग। लीडिंग जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस। ध्यान देंगे, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, नहीं होता है, कभी नहीं होता। देखो ऐसे, जैसे एग्जांपल 0.0012 लिखे हमने, इस सामने का जीरोस है, इसको लीडिंग बोलते हैं। सामने नंबर के सामने जो जीरो है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग। तो लीडिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो बताओ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 इसको गिनेंगे बस। ट्रैप जीरोस ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा इसको गिनना है। जैसे ट्रैप मतलब बंद, जैसे 1.00102, ये देखो ये ट्रैप्ड है, ये ट्रैप्ड जीरोस है, बीच में बंद, इसको गिन लेंगे, इसको भी गिनेंगे और इन लोगों को भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब लास्ट में। ट्रेलिंग जीरोस में इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे देखो ऐसा, ध्यान देंगे, ऐसा मैंने लिख दिया 128.00, तो आप इसको गिनोगे तब इसमें हो जाएगा 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देना। और इफ डेसिमल नॉट, अगर डेसिमल नहीं प्रेजेंट है, इफ डेसिमल नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप नॉट सिग्निफिकेंट मान लोगे। जैसे अगर हम लिखे 12800, डेसिमल है नहीं इसमें, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताओ, 3। चलो बस इतना ही रूल है। तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल होता है, ध्यान सुनो, तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि when we convert digit, when we convert number into another unit, या एक्सपोनेंट फॉर्म, ध्यान सुनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को सब लिख देते हैं, will not be changed। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो बच्चों। हमने लिख दिया 12.3, बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 गो है कि नहीं है। अब हम इसको ध्यान देना, अब ये मीटर में है,
अब हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। अब देखो इसको हम सेंटीमीटर बना रहे हैं तो 1 2 3 0 मीटर बदला लेना। देखो सेंटीमीटर में कैसे, अभी भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 3 को। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.23, डेसिमल यहाँ चला जाएगा और इंटू 10 का पावर 1 2 3, समझा? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। फिर से नहीं समझा सर, अरे यार यहाँ 3 को सिग्निफिकेंट था, हम इसको सेंटीमीटर में बनाए, 100 से मल्टीप्लाई करें, एक पॉइंट कट के एक जीरो कट गया। यहाँ भी 3 है, ये भी सही है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसमें भी 3 को सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 के पावर को नहीं गिनते हैं, 3 के पावर को नहीं गिनते हैं। समझ में आ गया? तो जब आप किसी को पावर में बदलोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए। जैसे किसी ने तुमको लिख के दिया, ध्यान दो 20.0, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है कि नहीं है? अब इसको कोई बना रहा है सेंटीमीटर में, से मीटर से सेंटीमीटर में, ध्यान देना, सेंटीमीटर में बना रहा है तो सेंटीमीटर में बनाएगा वो, तो बनाएगा तो कैसा लिखेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 20 लिखा इंटू 100 कर देगा, सेंटीमीटर बनाने के लिए कर देगा कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2.00, ध्यान देना 2.00, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो। बताओ अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वाला गिनेंगे हम लोग, गिनेंगे ना, ये देखो ट्रेलिंग जीरो, अगर डेसिमल है तो गिन लेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही रह गया। देखो हम पावर में लगा दिए, समझ गया? तो एक बेस्ट सजेशन होता है कि आप उसको पावर में लिखें, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करो, आप इसको 3 में करो। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया ना, कोई डाउट नहीं है? चलिए अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा रूल्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, ध्यान दें, रूल्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको ये समझ में आ गया? बिना नंबर जीरो वाले को तो पक्का गिनेंगे, हमेशा गिनेंगे, चाहे वो कहीं भी रहे। जीरो में ही प्रॉब्लम है, जीरो 3 प्रकार का होता है, पहले, बीच में और आखिरी में। पहले वाला पक्का नहीं गिनेंगे कभी भी, आगे सामने में कोई नंबर नहीं है तो। बीच वाला हमेशा गिन लेंगे, और पीछे वाले में डाउट है, पीछे वाले में अगर डेसिमल है नंबर में तो गिनेंगे, और डेसिमल नहीं है तो नहीं गिनेंगे, ठीक है? ओके। और जब आप कन्वर्ट करते हो यूनिट को, या जब आप एक्सपोनेंट में बनाते हो 10 का पावर, तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 ही रहना चाहिए, नहीं तो आप उसको लिखो ऐसा। यानी अब तो तुम समझ गए कि हम लोग 10th में 20.0 को 20 लिख देते थे, लेकिन 11th में नहीं लिख सकते। क्यों भाई? 20.0, मान लो कोई बच्चा ज्यादा समझदार है, बोलेगा सर इसको भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना 20, इसका वैल्यू तो 20 हम बोलेंगे हाँ मैथ्स के हिसाब से है, लेकिन साइंस के हिसाब से गलत, क्योंकि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर, एक है, ये तो जीरो भी नहीं गिनेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो गलत हो गया कि नहीं? तुमने 3 को कैसे 1 बना दिया बे? अब एक बच्चा पूछा सर हमको ये समझ नहीं रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो मैथ्स के हिसाब से गलत है। बोले भैया एक्चुअली मैथ नहीं है ये, अब हम क्या बताते हैं तुमको, ये समझो, इधर ध्यान दो, थोड़ी देर बाद हम आपको समझाएंगे, आप एक नोट कर लो इसको, फिर अभी हम समझाई नहीं वाले। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनो, अब रूल देखेंगे प्लस और माइनस का। तो बच्चों प्लस और माइनस का रूल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान सुनेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक नंबर है 12.587, उसमें से माइनस करना है 12.5। ध्यान दो, ध्यान देंगे बच्चों। तो प्लस माइनस करके क्या रूल है, प्लस माइनस का क्या रूल है? तो प्लस माइनस का रूल है कि डेसिमल के बाद वाला देखा जाता है। यहाँ डेसिमल के बाद 3 को सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? तो बोलते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जैसे 12.587 में से 12.5 माइनस करो, 0 0 लगा दो, 7 यहाँ पर आ गया, यहाँ 8 आ गया, 5 में आ गया 0, 12.087 कितना आ गया बच्चों, 12. सॉरी माइनस करना है हमको, प्लस करना, हाँ 0.087, ध्यान देना बच्चों। अब ये आंसर गलत है, बताओ क्यों?
क्योंकि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3। और रूल बोलता है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना सबसे मिनिमम है। ठीक है, इधर वाले का मिनिमम इधर लेंगे, इधर वाले का ये मिनिमम है, ये मिनिमम है कि नहीं, है कि नहीं भाई। यहाँ डेसिमल के बाद मत देखना, पूरा में मत देख लेना। डेसिमल के बाद यहाँ 3 और यहाँ 1, तो ये कम है, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। तो अब राउंड ऑफ करेंगे, ये 8 है, अब इसको हटाएंगे। तो राउंड ऑफ सिखाया था हमने 7 को हटाओगे तो 0.09 हो जाएगा। अभी भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, पता है ना। 5 से ज्यादा वाले नंबर को हटाओगे तो एक प्लस कर दोगे। ओके, अब देखो अभी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हमको तो एक ही चाहिए, हमको एक ही चाहिए, तो फिर इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि आंसर में डेसिमल के बाद देखो, जब जिसको आप जो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देख लेना है। आंसर में जो क्वेश्चन में जो सबसे कम वाला रहेगा वही वाला इधर आएगा। समझ गया तो हाँ बोलो, समझ गया तो हाँ बोलो, पढ़ा दिया ना हमने। अब बताओ मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या रूल है। नहीं गलत, पूरा की पूरा देखते हैं, पूरा। इसमें डेसिमल के बाद वाला देखना है। में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं बच्चों, ध्यान दें। जैसे 2.4 इंटू 3.65। अब यहां देखो, यहां पूरे में देखेंगे, पूरे में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2 को, यहां पूरे में कितना सिग्निफिकेंट है 3 को। तो आंसर में भी कमे वाला आना चाहिए, हमेशा मिनिमम वाला आता है, हमेशा मिनिमम वाला ही आता है, ये बात तो पक्का है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करके थोड़ा बताइए जल्दी से। 2.4 इंटू 3.65 बताएंगे, 365 अपॉन 24 87.6 पक्का। अब देखो यहाँ 2 डिजिट, यहाँ एक 3 डिजिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में डेसिमल। एक बार आप लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करो, कुछ गड़बड़ बता रहे हो, एक डिजिट कम है। 8760, ये तो कोई बोला ही नहीं यार, जीरो तो बोला ही नहीं। अब देखो यहाँ 2 डिजिट बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाने आता है ना, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ कितने डिजिट बाद आएगा 3। अब बताओ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। 4 को चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गलत हो गया। कितना चाहिए, कम वाला, कम कितना है बताओ 2। तो किसको हटाओगे, 0 को भी हटाओगे, 6 को भी हटाओगे, 6 को हटाओगे तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 8.8। अब देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लाई में पूरे नंबर को देखते हैं। पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर में से जो मिनिमम है, जो मिनिमम है आंसर में वही होगा। तो अभी तो आप बेवकूफी मत करो, अभी किसी ने शायद बोला तो ये 0 नहीं बोला, उसको लगा होगा डेसिमल के बाद 0 को क्या कहा। हम आपको फिर बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के बाद 0 का काम है, अगर आप छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। चलिए राउंड ऑफ के रूल तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, राउंड ऑफ के बच्चों 3 ही रूल है। 5 से ज्यादा है तो अगले नंबर में 1 जोड़ दो, 5 से कम है तो ऐसे हटा दो, 5 है और सामने में अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देना, इवन है तो नहीं बढ़ाते। याद है हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान दे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ध्यान दो। जैसे आपने कोई नंबर लिखा 0.049, इसको हम डेसिमल में बनाएंगे, सभी लोग ध्यान दें, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में बनाएंगे। आपको पता होगा कि हम लोगों को साइंटिफिक फॉर्म में ही आंसर देना होता है 11th 12th में। तो डेसिमल यहां जाएगा, साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल हमेशा,
तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये 4.9 इंटू 10 का पावर, राइट साइड में गया तो माइनस बढ़ेगा तो -2, तो ऑर्डर हो गया इसका -2, ऑर्डर यानी पावर। फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लो, 49, तो अभी देखो अभी डेसिमल यहाँ है, तो ये यहाँ चला जाएगा सामने, तो 4.9 इंटू लेफ्ट में गया तो +1, तो ऑर्डर +1। समझ में आ गया होगा आई थिंक ऑर्डर, कोई डाउट नहीं है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम लोग समझते हैं। देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने से पहले आपको एक हम एग्जांपल देते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक रॉड की लंबाई है, एक्चुअल लेंथ बोलो, क्वेश्चन में लिख के नहीं आता एक्चुअल लेंथ, हम बोल रहे हैं भली बात है कि लिखा हो एक रॉड की लंबाई इतनी, तो आप समझना कि एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू इतनी है। अब दो स्टूडेंट को हमने दिया नापने के लिए, जाओ लैब में नाप के आओ, जाओ। तो लैब में गया, एक बच्चा नापता है 1.7, तो 1.7 1.8 के बहुत ज्यादा पास में है, लगभग सही है, तो इसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट है, बट प्रिसाइज कम है। एक्यूरेट ज्यादा है क्योंकि ये इसके पास में है, समझ में आ रहा। और इस स्टूडेंट बी को देखो, ये 1.522 मतलब ये 5 और 8 तो बहुत डिफरेंस है, बट इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो वो इसके प्रिसाइज बोला जाएगा। प्रिसाइज मतलब जो इसके पास पहुंच सकता है, जिसके डिवाइस का लीस्ट काउंट ज्यादा है वो ज्यादा प्रिसाइज। चलो हम एक ट्रिक बताते हैं, जिस डिवाइस का डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि वो यहां तक पहुंच सकता है, ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये 1.7 के बाद और नापेगा तो 1.8 कर देगा, बस ज्यादा ज्यादा 1.834 नहीं ला सकता, क्योंकि इसके डिवाइस में डेसिमल के बाद कितनी सुविधा नापने की है, 1, और इसमें डेसिमल के बाद कितना नाप सकता हो, 3, हमको कितना नापने की जरूरत है, 3, तो वो ज्यादा सही तक पहुंचाएगा मेरे। समझ में आ रहा। देखो सही नापना और सही तक पहुंच जाना में फर्क होता है, समझ में आया। मान लो तुम इस स्केल से कितना भी तुम सही नाप लो, क्या तुम इससे 1.834 नाप सकते हैं, नो, तुम 1.8 नाप सकते हो, या अगला थोड़ा सा बढ़ेगा तो 1.9 बोलोगे तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो आप यहां रखे तो 8 पर आया तो 1.8 बोलोगे, और 9 पे आ गया तो क्या बोल दोगे, 1.9 बोल दोगे। 8 और 9 के बीच में भी आया था, तुमको तो नहीं पता कि एक बीच में क्या है। तो ध्यान समझना, एक्यूरेसी मतलब ध्यान सुनो, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड मतलब नापा हुआ, ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जैसे एग्जांपल में, ये एग्जांपल जरूर लिखना, स्टूडेंट ए इज मोर एक्यूरेट बट, लेकिन लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। ओके वेरी गुड। अब आ जाते हैं प्रिसीजन मतलब हाँ, फिर ये ज्यादा प्रिसाइज होता, ये ज्यादा प्रिसाइज होता। इट मीन्स, ध्यान सुनो, इट मीन्स which value have more resolution या क्लोजनेस। किस वैल्यू का रिजोल्यूशन या लिमिट ज्यादा है। जैसे वहां लिखा है स्टूडेंट बी मोर प्रिसाइज है, ठीक है, एक्यूरेट वाली कम है लेकिन प्रिसाइज ज्यादा है, वो यहां तक पहुंच सकता है सही वैल्यू तक। तो आई होप आपको समझ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल है।
जो इसके पास में है वो एक्यूरेसी ज़्यादा है, और जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है वो प्रिसाइज ज़्यादा है। ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसमें है पहला टू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का साइज। अब ओलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ओलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक समझता होगा जिसमें कार्बन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें आगे में बहुत सारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और पीछे में आयनिक पार्ट इसमें भी होता है, ठीक है। तो आयनिक पार्ट जो होता है वो पानी में घुल जाता है, ध्यान सुनना। इसमें पानी में घुलने वाला पार्ट भी होता है और पानी में नहीं घुलने वाला भी पार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें सोप और डिटर्जेंट में। तो जब आप इसको पानी में डालते हो, ध्यान से समझना, जब आप इसको पानी या अल्कोहल में डालते हो, पानी में डालते हो मान लो, तो पानी में डालते हो तो क्या होता है कि इसका जो पार्ट पानी में नहीं घुलता वो हवा में आ जाता है ऐसे, और जो पार्ट पानी में घुलता है वो पानी में चला जाएगा। तो ये एक ही परत बनाएगा, पानी के ऊपर ये एक ही परत का निर्माण करेगा, दूसरा परत का निर्माण नहीं करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें ऐसा पार्ट है जो पानी में घुलना चाहता है और ऐसा जो नहीं घुलना चाहता। नहीं घुलने वाला ऊपर चला जाएगा और घुलने वाला पानी में डाल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो ये पेन है और पेन के टिप में हमने लोहा डाल दिया, तो जब आप इसको पानी में डुबाओगे तो ये लोहा पानी में डूब जाएगा, तो ये वाला तैरेगा ऊपर। तो कैसा बनेगा? ऐसा आधा तैरेगा आधा डूबेगा। समझ गया? आई थिंक इमेजिन कर लिया होगा आपने। तो वैसा ही कुछ होगा यहाँ पे, और एक ही परत बनाएगा। मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है, एक परत बनाता है। तो अगर हम एक परत का थिकनेस नाप लेंगे तो उसके मॉलिक्यूल का साइज भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक ही परत बना है तो मॉलिक्यूल का साइज आ जाएगा, एटम का साइज, एटम मॉलिक्यूल जो भी, क्योंकि गोल होते होंगे और एक ही परत है। जैसे मान लो बॉल 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 एक परत बिछा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो पानी के ऊपर हम बॉल ऐसे बिछा दे एक परत, ये देखो समझो, और हम बता दें कि कितना मोटा है, इतना थिकनेस, तो इसका डायमीटर आ गया कि नहीं आ गया? थिकनेस से डायमीटर आ गया। समझ में आ गया होगा ये हो? तो यही करने वाले हम लोग, ठीक है। ओलिक एसिड बच्चों पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। तो करना क्या है बच्चों, इसमें स्टेप्स आप इस पे देख लें। तो ध्यान दे बच्चों, हमने पहले से लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके, क्योंकि लिखते लिखते समझ में उतना नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है आपको, हम आपको पहले क्लियर किए कि ओलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और पानी में कुछ पूरा नहीं घुल जाता वो, उसके कुछ पार्ट घुलते हैं, बाकी ऊपर तैरते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3 नहीं घुलेगा, CO घुल जाएगा। उसी तरह जब आप इसको पानी पर डालोगे तो एक ही परत का निर्माण होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज पानी में चिपकने वाला नीचे चला जाएगा, नहीं चिपकने वाला ऊपर, दूसरा लेयर बनेगा कहाँ पे? तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे भी। तो हमको इसमें करना क्या है, ऐसा मेजर करने के लिए साइज, हमको सबसे पहले यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाना है पानी के ऊपर, या सोल्यूशन पानी में अल्कोहल डाल के ऊपर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, समझता है? एक परत का लेयर बनाना है। बना दिए। कैसे बनाएंगे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर? ध्यान सुनो, 1 ml ओलिक एसिड लेंगे, 1 ml। अब सब बुक में 1 ml को वो लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है, याद रखना। तो 1 ml इक्वल टू 20 बार बता दिए, फिर भी हम देख रहे हो बच्चा लिख रहा है, मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है। कम से कम 20 बार हमने यूनिट एंड डायमेंशन में वॉल्यूम पढ़ाते वक्त ये बताए होंगे। तो 1 ml इक्वल टू 1 तुम्हारा आश्चर्य मेरे को लगता है। तो 1 ml ओलिक एसिड लेना है, 19 ml उसमें अल्कोहल लेना है। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 20 ml। भाई टोटल 20 ml सोल्यूशन में 1 ml ये है। तो कंसंट्रेशन अगर हम पूछें तो आप बच्चों बचपन में पढ़ोगे, कंसंट्रेशन लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला मास बाय मास, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। पढ़े हो ना? हम लोग यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये भी ml में है वो भी ml में। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलता? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऐसा था ना? सॉरी, वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो सोल्यूट कितना है 1 ml, सोल्यूशन कितना है 20 ml, 1/20। या 19 आपके बुक में नहीं लिख के दिया तो आप चाहो तो ये ओमिट भी कर सकते हो। 20 ml सोल्यूशन चाहिए हमको, तो 20 ml सोल्यूशन कैसे आएगा? कॉमन सेंस तो है ना। 1 ml अगर ओलिक एसिड डालते हो तो 20 ml शरबत कैसे आएगा? 19 ml तुम क्या रखोगे? अल्कोहल, अल्कोहल में गुलाड़ है। समझ रहा है? चलिए, तो ये कंसंट्रेशन 1/20, ये बात समझ गया। तो 1/20 में से 1 ml फिर निकालो। नहीं समझा? फिर समझाते। देखो आप एक बॉटल लो, उसमें क्या करो, उसमें 19 ml पहले से पानी रखो या अल्कोहल रखो, उसमें 1 ml ओलिक एसिड डालो, तो ये 20 हो गया। अब इसमें से फिर 1 ml निकाल लो, समझा? और कम हो जाएगा,
और उसको फिर से डालो 19 ml पानी में, समझा। तो फिर 1/20, तो 1/20 में से हम डाले हैं तो 1/20 का 1/20 होगा ना, 2 बार 120, नहीं समझा, समझ जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है, टेक अगेन 1 ml फ्रॉम 1/20 सोल्यूशन, 1/20 वाले में से 1 ml लो, समझा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम ओलिक एसिड कम कर सके, कम करना है। तो 1/20 में से एक बार लो, 1 ml लो। तो फिर हमने 1 ml लिया और फिर से 20 ml सोल्यूशन बनाया। तो 1 ml जो हम लिए 1/20 का है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है 1/20, और फिर से हम 20 ml डाले, फिर 1/20, तो 1/20 इंटू 1/20 कितना होगा कंसंट्रेशन 1/400, मतलब 400 ml में 1 ml ओलिक एसिड है। इसका ये मतलब हुआ 400 ml सोल्यूशन में 1 ml ओलिक एसिड है, समझ गया। कैसे किया हमने, ऐसा कैसे किया, बहुत आसानी से कर लिए। देखो 400 ml हमको डालना भी नहीं पड़ा, फिर भी 400 ml हो गया। कैसे, तो पहले 20 ml में 1 ml था, फिर उसमें से हम 1 ml निकाले, तो फिर 1/20 अगेन हुआ, 1/20 ऑफ 1/20, तो 1/400। देखो ना, ऐसा समझो 1/20 ऑफ 1/20, सॉरी 1/20 ऑफ 20 ml, ऐसा, ये 20 नीचे आ गया, समझ रहा है। ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, सोल्यूट का, और नीचे सोल्यूशन 20, समझ गया। तो 20 नीचे आ जाएगा, तो 1/400, सबको समझ गया होगा यो। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये सोल्यूशन ले लेना है, मान लो जितना भी होगा इतना होगा, जो भी होगा। उसके बाद उस मान लो कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम, उसको बूंद बूंद करके देखो उसको पीपेट में डाल देना है। पीपेट आप लैब में देखे होगा, ऐसा लंबा सा ट्यूब रहता है, यहाँ पे छेद रहता है। पीपेट में सोल्यूशन को आपको भर देना है 1/400 वाला, समझ गया ना। मान लो इतना भर गया, और इसके बाद इसको बूंद बूंद करके गिराना, ऑटोमेटिक उससे बूंद बूंद ही गिरता है, बूंद बूंद गिराना है। तो एक बूंद का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ भी 0.1 ml कुछ भी, तो मान लो एक बूंद का वॉल्यूम भी है, और हम गिरेंगे कितना बूंद गिना, टक 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 टक, मान लो 100 बूंद में खत्म हुआ पूरा सोल्यूशन, समझ रहा है। इतना ml तुम्हारे पास सोल्यूशन है, ये बात समझा, 1/400, उसको गिराना है आपको, और इसमें बूंद गिरना है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स n है। तो बताओ एक बूंद का वॉल्यूम भी और n बूंद गिरा, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा n ड्रॉप का, n भी पूरा सोल्यूशन ना। उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/400 है, तो Nb का 1/400 इतना ओलिक एसिड होगा, चेक करो। तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, समझ रहा है ये। अच्छा अब बताओ, जब ओलिक एसिड गिरेगा पानी के ऊपर, तो ऐसा सर्कल जैसा कुछ बना लेगा, परत ऐसे बना लेता है सर्कल जैसा लिया, जैसे आप पानी पे कुछ डाले हो जो तो तैरता नहीं हो, तेल, तो ऐसा गोल बनता है, वैसा ही। अब जब ये ऐसा बना लेगा परत, तो आप में और कुछ मोटा भी रहेगा, ऐसे समझ रहा है, थिकनेस कुछ रहेगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स है ओलिक एसिड के, अभी हम समझा रहे थे। अच्छा अब वॉल्यूम, ये क्या निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, क्या निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक। किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस, पढ़े होगे बचपन में। अरे लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं पढ़े हो तो देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सब लोग ध्यान देगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या बोल सकते हैं, एरिया। एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, हाइट मतलब थिकनेस, चलेगा, हाइट मतलब थिकनेस। अब यहाँ से एरिया डिवाइड करो, एरिया तो हम मेजर कर लेंगे, गोल सर्कल ऐसे स्केल लगा के πr², तो डिवाइड कर दोगे थिकनेस आ जाएगा, जो थिकनेस होगा वो डायमीटर होगा उसके मॉलिक्यूल का, समझा। साइज नाप लिया हमने, समझ रहा है, गोले का डायमीटर एक मॉलिक्यूल का, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड, वी कैन मेजर चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार बता दें आपको। और ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो कि 400 ml सोल्यूशन में 1 ml ओलिक एसिड डाल दो, 399 ml में नहीं, 399 ml अल्कोहल ला, उसमें 1 ml ओलिक एसिड डाल, तो ये बन जाएगा पूरा सीधा सीधा, नो बकवास। बट अल्कोहल महंगा होता है, तो लैब वाले लोग दिमाग लगाते हैं। 400 ml आधा लीटर हो गया भाई, आधा लीटर दारू का दाम कितना है, बहुत ज्यादा है, 500 रुपये है, तो पैसा बचाना है। और अभी देखो हमको 400 ml नहीं लेना पड़ा, 20 ml लाना पड़ा, 20 ml तो बहुत कम होता है।
अच्छा 400 ml लाने में परेशानी नहीं है, 400 ml लाने के बाद सोल्यूशन भी तो 1.5 हो जाएगा, बूंद गिनते गिनते बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा, 2 दिन लग जाएगा उसका बूंद गिनते गिनते। नहीं समझा नहीं मेरी बात, आधा लीटर को एक एक बूंद करके गिराओ, कितना टाइम लगेगा, दादा पागल ही हो जाएंगे। नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसा टेक्निक लगाया गया है। हमको क्या करना है, 1/400 चाहिए ना तुमको, हम टेक्निक बता रहे हैं ना। पहले क्या करो, 20 ml में 1 ml डाल दो, फिर उसमें से 1 ml निकालो और फिर से उसको 20 ml में डाल दो, तो हो गया ना 120 120, 2 बार 120 पार्ट हुआ, 1 आउट ऑफ 20, फिर 120 वाले को फिर से 20 में डाले तो 1 बाई फिर से 20 हुआ, तो इस तरह से 1/400 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉप्स गिन लेना है, उसके वॉल्यूम मेजर कर लेना है, और फिर आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू ऐसे इक्वेट कर देना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू थिकनेस तो आ गया। तो बच्चों बस यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। हमने आपको सारे टॉपिक्स इसके पढ़ाए हैं, कुछ भी स्किप नहीं किए हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा।